नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं लेके आई हूँ कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है या नहीं है। तो इसमें हम बताएंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ कैसे मिलकर बने हैं, कैसे है, सममांगी है, विषमांगी है, ये उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो ये हमारा था सेकंड चैप्टर। हमने फर्स्ट चैप्टर पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। अब हम करेंगे सेकंड चैप्टर को क्लियर। तो हमारे पास सेकंड चैप्टर आता है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर। इसमें सबसे पहले आता है पदार्थ, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था और इसमें वापस से करेंगे। पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है जो कि भौतिक प्रक्रमों, कौन से भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य से पृथक नहीं किया जा सकता है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों का बना होता है। शुद्ध पदार्थ कौन से होंगे? जिसमें एक ही प्रकार के कण होंगे। एक ही प्रकार के कण होते हैं, वे कहलाते हैं हमारे शुद्ध पदार्थ। यानी कि कुछ दूसरे कण नहीं मिलेंगे तो वे अशुद्ध, दूसरे कण नहीं मिलते हैं इसीलिए वे अशुद्ध नहीं होते हैं। तो जिन कणों में एक ही प्रकार के कण होते हैं उन्हें हम शुद्ध कण कहते हैं। एक प्रकार का द्रव्य है पदार्थ की हमने पहले पार्ट में परिभाषा पढ़ी थी, उसमें हमने परिभाषा अलग पढ़ी थी और इसमें हम वापस पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं कि पदार्थ शुद्ध है या नहीं। इसे हम परिभाषा नहीं कहेंगे, बस इसमें बताया जा रहा है आपको कि ये पदार्थ शुद्ध होते हैं या नहीं। तो एक प्रकार का द्रव्य होता है पदार्थ में, मेन क्या होता है इसमें? एक प्रकार का द्रव्य होता है जो कि भौतिक प्रक्रमों, क्या है, फिजिकली यह भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों से, यानी कि कोई और द्रव्य इसमें ऐड होगा तो ये ऐड नहीं होने देता और पृथक नहीं किया जा सकता। अगर मिल जाता है तो उसे अलग नहीं होने देगा और यह तो उसमें मिलने ही नहीं देगा। तो एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? ये एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। फिर सेकंड आता है हमारे पास में मिश्रण। पदार्थ के बाद में मिश्रण आता है। मिश्रण में क्या होता है कि पदार्थ के अंदर कुछ अन्य तत्व आकर घुल जाते हैं, उसे हम कहते हैं मिश्रण। मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का संगठन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना, यानी कि ये क्या होते हैं? रासायनिक रूप से कभी भी संयुक्त नहीं होते, उसे हम कहते हैं मिश्रण। जैसे हम देखते हैं वायु, हमने देखा है कि वायु में ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, N2 भी होती है, नाइट्रोजन गैस भी होती है। तो ये सारी क्या होती है? मिल तो रही है, वायु में हमें सारी प्रकार की ऑक्सीजन मिल रही है, पर क्या ये एक दूसरे में संगठित होती है? नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि क्या वायु मिश्रण है या पदार्थ? तो वायु हमारे पास में क्या होता है? एक मिश्रण के रूप में होता है। तो फिर से हम देखते हैं कि मिश्रण क्या है। मिश्रण एक पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का बना होता है, जो रासायनिक रूप से संगठित या रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा देखते हैं हम पदार्थ और दोनों ही की। फर्स्ट हमने पढ़ा पदार्थ क्या है? ये भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों से पृथक नहीं किया जा सकता। यानी कि हमारे पास में कोई भी तत्व है, कोई भी पदार्थ है, उसे हम भौतिक रूप से अलग नहीं कर सकते, तो वो क्या होता है? हमारा शुद्ध पदार्थ होता है। फिर देखते हैं कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। तो पदार्थ में एक ही प्रकार के कण होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कि वे पदार्थ शुद्ध है। इसके बाद में हमारे पास सेकंड आता है मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना बना होता है, उसे हम मिश्रण कहते हैं। यानी कि कोई भी दो चीज़ मिलकर किसी एक चीज़ का निर्माण करती है, उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रण।
मिश्रण का उदाहरण लिया है हमने वायु। वायु क्यों लिया है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, हाइड्रोजन भी होता है। तो ये हमारे पास में गैस से होती है, किस में होती है? वायु में होती है। तो ये इन सबका मिश्रण है, यानी ये सब मिलकर एक चीज़ का निर्माण करिए तो उसे हम कहते हैं वायु। तो यही क्या हो जाता है? हमारा मिश्रण कहलाता है। तो ये था पदार्थ और सेकंड थी हमारे पास में मिश्रण। अब हम पढ़ेंगे मिश्रण के प्रकार, यानी कि मिश्रण कितने प्रकार की होती है। तो मेनली हम मिश्रण में 2 प्रकार पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास में सममांगी और सेकंड आता है विषमांगी। सममांगी जो समान रूप से घुले हुए रहते हैं। ठीक है। विषमांगी मिश्रण जो समान रूप से नहीं घुले हुए रहते उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सममांगी मिश्रण का उदाहरण होता है चीनी का घोल, चीनी का पानी में घुलना। हम देखते हैं हमने चीनी को पानी में घोल दिया, चीनी को पानी में डाला तो पानी क्या करता है? जैसे ही चीनी उसमें घुलती है तो पानी में चीनी इक्वली पूरे पानी में एक समान घुल जाती है। तो ये क्या है? सममांगी, यानी कि हम उसे जब भी पी रहे हैं तो हर सिप में हमें एक ही सही टेस्ट आएगा। जितनी हमने शक्कर डाली है उतना ही हमें उसका टेस्ट आएगा जितनी हम सिप लेंगे। तो ये होता है सममांगी मिश्रण का उदाहरण। फिर हम बात करें विषमांगी मिश्रण। तो हम विषमांगी मिश्रण की बात करें तो मिट्टी को पानी में घोलना, ये किसका उदाहरण होता है? विषमांगी मिश्रण का उदाहरण। जैसे हम देखते हैं हमने पानी में हमने मिट्टी डाल दी तो मिट्टी क्या होती है? बर्तन के पहले तो हम उसे डिज़ोल्व करेंगे, उसे हिलाएंगे, पानी में मिट्टी को हम हिलाएंगे तो पूरा इक्वली हमें दिखेगा कि वो घुल रही है, पर ऐसा होता नहीं। वो क्या होती है? थोड़ी देर में जैसे ही हम गिलास को एक सतह पर रख देंगे और वो बिना हिले, जब तक वो हिलेगी नहीं तब तक क्या करेगी? वो मिट्टी उसके नीचे सरफेस पे बैठ जाएगी। तो उसे हम क्या कहते हैं? ये एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। तो हमने देखा मिश्रण के 2 प्रकार, सममांगी और विषमांगी। अब इसको लेंथ में पढ़ेंगे हम कि सममांगी मिश्रण क्या है। वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं, यानी क्या होंगे? पूर्ण रूप से मिश्रित, यानी कि घुल जाएंगे। जो भी हम दो पदार्थ डालेंगे वो क्या होंगे? इक्वली मिश्रित हो जाएंगे। उसे हम क्या कहते हैं? सममांगी मिश्रण। एक दूसरे में अविभेद्य होते हैं, यानी कि क्या होंगे? एक दूसरे का विभेद नहीं कर पाएंगे कि उसमें हमने क्या घोला है। देख के हम पता नहीं लगा सकते कि उसमें हमने क्या डाला है। उसे हम क्या कहेंगे? सममांगी मिश्रण कहते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। मैंने बताया आपको उदाहरण में कि हम जितना भी चीनी के घोल को पीते हैं तो वो क्या होता है? हमें एक सा ही टेस्ट आता है। तो वो क्या है? वो एक समान संगठन में होता है, इस वजह से हमें एक समान सा दिखता है और हमें वैसा ही टेस्ट आता है। उदाहरण में आ गया जल में शर्करा और चीनी। शर्करा मतलब चीनी ही होता है का विलयन सममांगी मिश्रण है। यानी कि क्या होता है कि हम पानी में शक्कर डालते तो वो इक्वली, यानी कि एक समान मात्रा में घुल जाता है, इसीलिए हम उसे सममांगी मिश्रण कहते हैं। ये कौन से संगठन में होता है? एक समान संगठन में होता है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। विषमांगी मिश्रण, वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं। इसमें क्या होता है कि पदार्थ समान रूप से घुले हुए नहीं रहते, तो वो क्या रहेंगे? पृथक रहते हैं। और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है। जैसे कि हमने बात की मिट्टी की। मिट्टी क्या रहती है? या तो छोटे छोटे कणों के रूप में इधर उधर डोलती रहेगी, या कि क्या करेगी? वो नीचे सरफेस पे पूरे एक समान संगठन बना के, समान संगठन नहीं, ये पानी से अलग जाके नीचे की इस सरफेस पे बैठ जाएगा और इसके ऊपर क्या रहेगा? पानी। तो
तो यही लिखा, बूंदों बुलबुलों के रूप में या छोटी छोटी बूंदों छोटे छोटे कणों के रूप में या बुलबुलों के रूप में एक दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, उसे क्या कहते हैं? हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण में पूरे द्रव्यमान में एक सा संगठन नहीं होता है। एक सा संगठन कब होगा? जब पूरी ही चीज़ पूरे पानी में या जो भी विलयन है उसमें पूरी तरीके से घुली हुई रहेगी, तो वो क्या होगा? समांगी मिश्रण। और वो क्या होगा? पूर्ण रूप से संगठन में फैला होगा। पर हमारे पास में विषमांगी मिश्रण ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है कि वो जो पदार्थ है वो पूरे ही जिसमें हमने द्रव्य में इसे घोला है उसमें क्या रहेगा? या तो बुलबुलों के रूप में आएगा, या तो बुलबुले के रूप में मिलेगा, या कणों के रूप में मिलेगा हमें, तो उसे क्या कहते हैं? हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और ये क्या, जब भी हमें कोई चीज़ बुलबुले, कणों और छोटे छोटे बूंदों के रूप में मिले तो वो हमेशा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। और जब भी हमें इस रूप में मिलेगी तो वो क्या है? पूर्ण रूप से संगठन में नहीं है, नहीं है। तो ये होता है हमारा विषमांगी मिश्रण। फिर इसके बाद में आता विषमांगी मिश्रण का उदाहरण। हम विषमांगी मिश्रण का उदाहरण क्या लेते हैं? शक्कर, चीनी और बालू रेत का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है। मैंने पानी में आपको मिट्टी घोल के बताई, पर इन्होंने क्या किया? चीनी और बालू को एक साथ घोल दिया, एक साथ एक ही बर्तन में डाल दिया। तो हम देखते हैं कि हम चीनी के दाने और रेत दोनों ही कोई अलग अलग कर सकते हैं या या हमें ये दोनों अलग अलग दिखते हैं या बूंदे कणों के रूप में मिलते हैं, तो ये क्या होता है? विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर और बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण का संगठन होता है। कैसे होता है कि चीनी है, ये एक संगठन में होगी, फिर रेत एक संगठन में होगी, पर जब ये चीनी यहाँ पे आ जाएगी, इनके बीच में आ जाएगी, तो अभी दिखेगी तो हमें पृथक ही ना, हमें उसके साथ में तो नहीं दिख रही है, हम दोनों को डिसॉल्व तो नहीं कर सकते ना। तो ये होता है हमारे विषमांगी मिश्रण का उदाहरण। द्रवों में ठोस के निलंबन भी विषमांगी मिश्रण है। जब निलंबन अभिक्रिया होती है तो हमें कोई पूछ ले कि निलंबन किस मिश्रण का उदाहरण है, तो निलंबन हमेशा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। तो ये था आपका विषमांगी मिश्रण। फिर हम देखते हैं विलयन। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन, हमने चीनी और नमक का घोल, चीनी और नमक और पानी का घोल तैयार किया, तो वो एक क्या है? वो एक विलयन है। और विलयन क्या होता है? समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, उसे हम कहते हैं विलयन। उदाहरण नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। नींबू जल, पानी में हमने नींबू निचोड़ दिया तो ये क्या हो गया? विलयन। सोडा, पानी में हमने सोडा घोल दिया तो ये क्या है? एक प्रकार का विलयन है। तो ये सारे ही समांगी मिश्रण के उदाहरण होने के साथ साथ में विलयन के भी उदाहरण होते हैं। और हम पढ़ते हैं विलयन के प्रकार। विलयन दो प्रकार के होते हैं, विलेय प्लस विलायक। किस रूप में होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। विलेय प्लस विलायक। विलायक ज़्यादा मात्रा में होता है, उसे हम कहते हैं विलायक। और जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं विलेय। तो ये थे हमारे विलयन के दो प्रकार। किसी विलयन को दो भागों में विलायक प्लस विलेय में बांटा जाता है। बता दिया हमने, विलायक प्लस विलेय में बांटा जाता है। विलायक विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है। बता दिया मैंने कि जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं, और जो
विलयन का वह संगठन जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलय कहते हैं। किसी भी पानी में, ठीक है, पानी में हमने शक्कर घोल दी तो पानी जो ज़्यादा मात्रा में है तो पानी हमारा विलायक होगा, और शक्कर या चीनी जो कम मात्रा में है उसे हम कहेंगे विलेय। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है। विलेय जो कम मात्रा में उपस्थित होगा वह हमेशा विलेय होगा, और जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो हमेशा विलायक होगा। तो फिर से हम देखते हैं कि विलयन के प्रकार। विलयन के दो प्रकार होते हैं। विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। इसके उदाहरण नींबू जल और सोडा जल, ये इसके उदाहरण हैं। फिर आता है कि विलयन के प्रकार, कि विलयन के कितने प्रकार होते हैं। तो विलयन के दो भागों में बांटा गया है, विलायक प्लस विलेय। विलायक अधिक मात्रा में और विलेय कम मात्रा में उपस्थित होता है, उसे हम विलेय कहते हैं। हमने इसके उदाहरण देख लिए। विलयन एक समांगी मिश्रण है। फर्स्ट ही लाइन में यही लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन के कण व्यास में 1 nm का मतलब होता है आपके नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसीलिए वे आंखों से नहीं देखे जा सकते। ये कण इतने छोटे होते हैं, विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें आंखों से नहीं देख सकते हैं। और इनका व्यास कितना होता है? 1 nm होता है। तो ये था आपके विलयन के गुण। आगे बढ़ते हैं। ये थे विलयन के गुण। अब विलयन के गुण क्या है? प्रकार पढ़ लिए हमने, कितने प्रकारों में बटे। अब विलयन के गुण। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं। हम देखते हैं कि विलयन के गुण, विलयन का क्या गुण होता है कि ये प्रकाश की किरणों को नहीं फैला पाते। क्यों नहीं फैला पाते? क्योंकि इनका आकार क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है, जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते। हम आंखों से ही नहीं देख पा रहे तो वो प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन कैसे करेंगे? तो ये क्या करते हैं? प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। विलयन में कभी भी प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। तो ये आपकी होती है मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन कि क्या हम विलयन में प्रकाश का मार्ग देख सकते हैं? तो हम नहीं देख सकते हैं। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। छानने की विधि द्वारा हमने देखा, हम नींबू पानी को छानते हैं, क्या पानी में से हम नींबू को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो क्या होता है कि छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलयन के कण नीचे नहीं बैठते हैं। अब हमें विलयन दिया है कि विलयन हमें एक जगह पे स्थिर रख देना है, उसे हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या हम उसे विलेय के कणों को अलग कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। वे नीचे नहीं बैठते क्योंकि वे इक्वली पूरे ही समांगी मिश्रण का संगठन क्या होता है? समान रूप से मिला हुआ होता है। इसके कारण ये नीचे नहीं बैठते हैं और इन्हें हम ये विलयन क्या होता है? स्थायी होता है और नहीं इसे हम पृथक कर सकते हैं। तो ये था आपके विलयन के गुण। अब विलयन की सांद्रता। हमें क्वेश्चन दिया जाए कि विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? तो किसी विलयन के प्रति लीटर, यानी कि हमें दे दिया 1 प्रति लीटर या 1 लीटर दे दिया, प्रति लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थों की मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। जैसे हमारे विलयन में हमें दिया 100 लीटर पानी और उसमें हमने 5 kg शक्कर डाली, तो इसके
इसकी जो सांद्रता ज्ञात करेंगे तो हम क्या कैसे करेंगे, 100/5 कितने आएंगे, 20। तो ये क्या होती है, विलयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं हम इससे। और हमने क्या किया कि हमें सूत्र पूछा है कि हमें पूछा है कि विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं। तो विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित घुले विलेय पदार्थों की संख्या को या विलेय पदार्थ की मात्रा को हम विलयन कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। किसे कहते हैं, किसी विलयन के प्रति, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन आती है कि प्रति लीटर आयतन में, यानी कि 1 लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थों की मात्रा को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। और ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस चैप्टर की। फिर संतृप्त विलयन क्या है, संतृप्त विलयन दिए गए निश्चित तापमान पर, हमें क्या दिया है, एक तापमान दिया है, वो भी निश्चित दिया है कि आपको इस तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि एक समान ताप पर अगर कोई विलेय नहीं घुल रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये था आपका संतृप्त विलयन। इसके बाद में आता असंतृप्त। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थों की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी क्या हो, उसकी घुलने की मात्रा अगर कम होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये था आपका असंतृप्त। और अति संतृप्त यानी कि हमने उसमें इतना पदार्थ, उस पदार्थ में हमने इतनी चीज़ घोल दी है कि वो अब और डिज़ोल्व या घुल नहीं सकता। संतृप्त स्तर से अधिक हो तो उसे अति संतृप्त कहते हैं। यानी कि क्या होता है कि हमने विलयन लिया, संतृप्त विलयन लिया, हमें लग रहा है कि उसमें सब चीज़ हमने घोल दी, पर हम उसे उसमें और भी चीज़ें घोलते रहे तो वो क्या हो गया, अति संतृप्त हो गया। अति संतृप्त विलयन में हम कोई भी और चीज़ डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अति संतृप्त कहते हैं। फर्स्ट, संतृप्त। किसी दिए गए निश्चित ताप पर यदि कोई वस्तु या कोई विलयन विलेय पदार्थ में नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त, संतृप्तता से कम हो किसी विलयन की मात्रा या किसी विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त, संतृप्तता से ज़्यादा हो तो उसे हम अति संतृप्त कहते हैं। इसे हम एक लैंग्वेज में लिखे, संतृप्त विलेय पदार्थ निश्चित ताप पर विलेय नहीं घुलता है तो हो गया संतृप्त। असंतृप्तता ये क्या होगी, असंतृप्त क्या होगा कि जब भी संतृप्त विलयन से विलेय पदार्थ की मात्रा, जो विलेय की घुलने की क्षमता संतृप्त से कम होगी तो वो कहलाएगा हमारे पास में असंतृप्त। फिर अति संतृप्त आ गया। अति संतृप्त विलयन क्या होता है, जब संतृप्त विलयन विलेय अधिक मात्रा में घुलता है तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास में अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ये परिभाषा इसमें भी लिख रखी, यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से अधिक हो जाती है तो वो अति संतृप्त कहलाता है। तो ये आपके थी संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में निलंबन, जिसे हम कहते हैं सस्पेंशन। निलंबन वे समांगी मिश्रण है, हमने देखा था समांगी मिश्रण में विलयन आता है। अब हम देखेंगे विषमांगी मिश्रण में क्या क्या आते हैं। तो विषमांगी मिश्रण में हमारे पास में सबसे पहला आता है निलंबन। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं। क्या होगा, हमने देखा विलयन क्या होता है, विलेय प्लस विलायक होता है।
विलेय तो हम थे विलेय पदार्थ में कण घुलते नहीं है। हमने देखा विलयन में विलेय प्लस विलायक होता है तो हमारे पास में विलयन बनता है। पर अब हम निलंबन की बात करें तो विलेय क्या होता है, घुलता नहीं है। तो उससे उस स्थिति में हम क्या कहेंगे, इसे निलंबन कहेंगे। और निलंबन में विलेय क्या करता है कि निलंबित रहता है। इसमें होगा तो सही, पर क्या होगा कि ये समष्टि में निलंबित रहता है, यानी कि उस पदार्थ में होगा, हमें दिख रहा है, पर वो क्या होगा, पूरी तरीके से पूरे माध्यम में घुलता नहीं है। तो उसे हम क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। निलंबन कण आंखों से देखे जा सकते, जैसे हमने मिट्टी है, पानी में मिट्टी को घोल दिया तो हम उसे देख सकते हैं, तो ये क्या होता है, हमारे पास में निलंबन होता है। जैसे आटा जल मिश्रण हमने देखा है कि हम आटा गूंदते हैं, ठीक है, हम आटे में पानी डालते हैं तो हम देखते हैं कि पानी आटे में मिक्स हो रहा है, पर वो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता है और वो हमें दिखता है कि हमें पता है कि उसमें पानी है। तो वो क्या होता है, निलंबन का एक उदाहरण होता है। जैसे बालू जल, मिट्टी में पानी का मिलना, ये किसके उदाहरण होते हैं, निलंबन के उदाहरण होते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं निलंबन के गुणधर्म। सबसे पहला निलंबन क्या होता है कि ये एक विषमांगी मिश्रण होता है और ये कण हम आंखों से देख के जा सकते हैं, हम इन्हें आंखों से देख सकते हैं। और निलंबन कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं क्योंकि इनके कण बड़े होते हैं और हम आंखों से देख सकते हैं। तो जो चीज़ हम आंखों से देख सकते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, यानी कि वो कण यानी कि प्रकाश को फैला सकते हैं। तो कौन से कण होते हैं जो प्रकाश को फैला देते हैं, तो निलंबन के कण क्या होते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं, जिसमें उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, पूरी तरीके से दिखने लग जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी हो जाता है। हमने देखा था कि विलयन पूरी तरीके से घुल जाता था और वे स्थायी होता था। अब हम निलंबन की बात करें तो ये अस्थायी होता है। क्यों अस्थायी होता है, क्योंकि जो भी कण इसमें हम घोलते हैं वे पेंदे पे बैठ जाते हैं, इसके कारण ये क्या होता है कि ये अस्थायी हो जाता है। फिर आता है छानने विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन होती है कि हम निलंबन को अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो किस विधि से कर सकते हैं, तो हम किस विधि से निलंबन में से विलेय के कणों को या विलेय पदार्थों को अलग कर सकते हैं। तो किससे कर सकते हैं, छानने की विधि द्वारा हम अलग कर सकते हैं। तो ये था निलंबन के गुणधर्म। फर्स्ट, ये विषमांगी मिश्रण होता है। सेकंड, हम इसे आंखों से देख सकते हैं। थर्ड, प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। क्यों फैला देता है, क्योंकि इसके कण बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। हम आंखों से देख सकते हैं तो वे क्या कर सकते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं। फिर जिसमें इसका मार्ग क्या हो जाता है, दृष्टिगोचर हो जाता है। और जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये क्या हो जाता है, नीचे सरफेस पे बैठ जाता है, जिसके कारण ये निलंबन क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। फिर छानने विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं हम, कौन सी विधि है जिससे हम निलंबन को पृथक कर सकते हैं, तो कौन सी विधि होती है, वो छानने की विधि होती है जिससे हम इसको अलग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास में कोलाइड। वे विलयन जिसमें कणों का आकार 1 nm से 1000 nm के बीच में होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। तो कोलाइड कौन से कण होते हैं, यानी कि इनका आकार के आधार पर हमें कोलाइड बताया गया कि आकार के आधार पर कोलाइड कैसा होता है। 1 nm से 1000 nm तक के कणों को हम क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। जैसे कि स्टार्च विलयन, दूध, रक्त आदि। कोलाइड का उदाहरण क्या हो जाएगा, स्टार्च विलयन, दूध और रक्त, प्लाज्मा। तो ये थे आपके कोलाइड के परिभाषा और उदाहरण। फिर आता है कोलाइड के गुणधर्म, यानी कि उसके कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। कोलाइड भी एक विषमांगी मिश्रण होता है।
और कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते, यानी कि हम इस आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। बैठ जाते हैं पर क्या होते हैं, ये स्थायी होता है। जो कोलाइड का जो हमारे पास में विलयन आएगा वो क्या होगा, हमेशा स्थायी होगा। अस्थायी कौन सा होता है, जो हमने पहले पढ़ा था कोलाइड निलंबन। जो निलंबन हमने पढ़ा था वो क्या था, अस्थायी था। और फिर हमने निलंबन पढ़ा, निलंबन हमने क्या पढ़ा, कोलाइड पढ़ा, तो वो हमारे पास में क्या आया, स्थायी आया। और निलंबन हमने पढ़ा वो क्या था हमारे पास में, अस्थायी। और कोलाइड क्या हमारे पास में स्थायी होता है। तो ये था आपका दो प्रकार, निलंबन और कोलाइड। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि कोलाइड के गुणधर्म हम इसे किस विधि से पृथक कर सकते हैं या किस विधि से पृथक नहीं कर सकते। हमने सब में छानने विधि पढ़ रहे हैं, तो छानने की विधि द्वारा हम कोलाइड के मिश्रणों को पृथक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, नीचे बैठ तो जाते हैं पर क्या होता है, ये स्थायी होता है, इस वजह से हम इसे अलग नहीं कर सकते। किंतु एक विशेष विधि द्वारा, यानी कि क्या होता है कि छानने की विधि से तो हम अलग नहीं कर सकते, पर एक विशेष विधि द्वारा हम इसे अलग कर सकते हैं, स्पेशल टेक्निक द्वारा। विधि जिसे क्या कहते हैं, अपकेंद्रीकरण द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उनके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। इनके कण इतने बड़े होते हैं, हमें दिखते नहीं है पर बड़े होते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं तथा मार्ग को दृश्य बनाते हैं, यानी कि जो प्रकाश का जो मार्ग है वो हमारे लिए विजिबल करते हैं। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि कोलाइड प्रकाश को फैलाते हैं और हमारे लिए मार्ग को दृश्य बनाते हैं। और इसे हम किस विधि से अलग कर सकते हैं, अपकेंद्री तकनीक द्वारा हम अलग कर सकते हैं। ऐसी कौन सी विधि है जिससे हम अलग नहीं कर सकते, तो छानने की विधि द्वारा हम कोलाइड को पृथक नहीं कर सकते। फिर आता है टिनलन प्रभाव। ये टिनलन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इस प्रभाव को टिनलन नाम दिया गया। कोलाइड के द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाना। कोलाइड द्वारा हम देख रहे हैं, कोलाइड द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाया जा रहा है। तो फैलाने के प्रभाव को किस द्वारा दर्शाया जाता है, टिनलन प्रभाव द्वारा दर्शाया जाता है। क्या होता है कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये टिनलन प्रभाव का डायग्राम है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इधर से प्रकाश आ रहा है और ये रेखा यहाँ से तिरछी होके इधर निकल रही है और ये वाली रेखा इधर निकल रही है, और बीच में जो शंकु का निर्माण हो रहा है, और जिस माध्यम में शंकु का निर्माण होता है वो ही पदार्थ हमें प्रकाश का मार्ग दिखाते हैं। तो इसमें हमारे पास में दो शंकु का निर्माण हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। और इसमें क्या होता है, इसमें हमने क्या डाला है, या तो स्टार्च डाला है या रक्त या दूध, इन तीनों का जो मिश्रण होगा या इन तीनों में से एक कोई ऐसी चीज़ इसमें डालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन होने के कारण जब भी हम टॉर्च लगाएंगे यानी टॉर्च मारेंगे, ये हमारे पास में टॉर्च है, टॉर्च का जो प्रकाश है वो ऐसे आके फिर ऐसे जा रहा है, यानी कि ये वाली रेखा इधर और ये वाली रेखा इधर जा रही है, और बीच में हमारे पास में एक शंकु या दो शंकु का निर्माण हो रहा है। तो वो क्या होता है कि जो शंकु का निर्माण कर देते हैं विलयन में, वो ही हमें प्रकाश दिखा सकते हैं, और इसी को ही हम टिनलन प्रभाव कहते हैं। और टिनलन प्रभाव का उदाहरण होता है ये, हमारे पास में वायु है, पेड़ पौधे, और उनमें से जो हमें प्रकाश जाता हुआ दिख रहा है, तो ये क्या प्रभाव दर्शाता है, टिनलन प्रभाव दर्शाता है। फिर आते हैं मिश्रण को पृथक करने के तरीके। हम मिश्रण को किस प्रकार अलग कर सकते हैं, तो ये किस विधियों द्वारा होता है, तो हम वो देखेंगे। सबसे पहले वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है,
इसका मूल उद्देश्य होता है कि मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना। यानी कि हमें कोई दो पदार्थ दिए, हम देखते हैं कि हमने चीनी और पानी का घोल तैयार किया, हम चीनी और पानी का घोल को हटा दें और उसकी जगह हम पानी और नमक का घोल लें, ठीक है। उसे हम बीच कहीं पे भी, कटोरी, गिलास, किसी में भी, ठीक है, उसे हम तपती धूप में रख दें। तो क्या होता है कि पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा और नीचे जो सरफेस है, ये वाली सरफेस और या वाली सरफेस पे क्या होगा, हमें वाइट कलर का पदार्थ मिलेगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, नमक कहते हैं। तो एक पदार्थ का वाष्प द्वारा वाष्प बनकर उड़ जाना और दूसरे पदार्थ का उसी में रह जाना, तो ये क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। इससे हम विलयन में से किसी एक पदार्थ को अलग कर सकते हैं। जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होता है, जिस पदार्थ का क्वथनांक कम होगा वह उड़ जाएगा और बाकी हमारे पास में रह जाएगा। फिर आता है अपकेंद्रीकरण। हमने कोलाइड में पढ़ा कि हम कोलाइड को अपकेंद्रीकरण द्वारा अलग कर सकते हैं। तो वो कौन सी विधि है? इसका मूल उद्देश्य होता है कि कणों या पदार्थों के घनत्व के कारण पृथक्करण, जब किसके द्वारा होता है इसमें, कि कणों या पदार्थों के घनत्व के कारण, घनत्व के कारण पृथक्करण, घनत्व के कारण जिसमें पृथक्करण होगा उसे हम अपकेंद्रीकरण कहते हैं। जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है, हम क्या कर रहे हैं, किसी पदार्थ को अगर तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं तथा हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। क्या होता है कि भारी कण नीचे और हल्के कण होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीकरण कहते हैं। फिर आता है पृथक्करण कीप मूल विधि या सिद्धांत। इसका मूल उद्देश्य होता है दो अघुलनशील द्रव्य जो दोनों एक साथ नहीं घुल सकते हैं को आसानी से पृथक कीप द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे हम देखेंगे पानी में हमने तेल डाल दिया है तो हम उसे पृथक कीप विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। मैं पृथक्करण कीप का स्टॉप कॉर्क खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा दूसरे बीकर में बचा तेल इकट्ठा कर ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया पानी और तेल क्या होता है, हमने इस कीप में डाला पानी तो दूसरे बर्तन में निकल जाएगा और यहाँ पे जैसे ही ऊपर पानी जो तेल बचेगा हम यहाँ से इसे रोक देंगे तो हमारे पास में इसमें क्या बच गया, तेल, और दूसरे बर्तन में हमने डाल दिया पानी। तो ये किस विधि द्वारा हम अलग कर सकते हैं, पृथक्करण कीप विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास में ऊर्ध्वपातन विधि। मूल सिद्धांत होता है दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ का ऊर्ध्वपातन हो जाता है सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित। ऊर्ध्वपातन हमने फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित। ठोस से गैस में परिवर्तन हो जाता है उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। गैस में परिवर्तित हो जाना, जबकि दूसरा ऐसा ही रहता है जिस माध्यम में द्रव माध्यम में है तो द्रव में रहेगा, गैस में है तो गैस में रहेगा। तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। यानी कि एक पदार्थ का ठोस से द्रव में बदल जाना और दूसरे पदार्थ का जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना ऊर्ध्वपातन विधि कहलाती है। फिर एक क्रोमेटोग्राफी द्वारा हम किसी भी दो पदार्थ है उनमें से रंगों को अलग करना, उसमें क्या करते हैं हम, क्रोमेटोग्राफी द्वारा रंगों को पृथक करते हैं, इसीलिए हम इसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसका मूल सिद्धांत किसी विलयन में रंगीन यौगिक, उसमें हमने रंग डाला है, रंगीन यौगिक है, रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं। जो भी जिस कण में कलर होता है या रंग होता है उन कणों को हम अलग कर सकते हैं किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर, क्या लेंगे, एक फिल्टर पेपर लेंगे की सहायता से। जब पानी या किसी भी विलयन के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंग के साथ जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर पर द्वारा दोनों पृथक पृथक किए जा सकते हैं। यानी कि क्या होता है, एक कीप देते हैं हमें, उस पर हमें एक फिल्टर पेपर लगाना है और उसमें विलयन को डालना है। तो जो दो कलर होंगे ना,
एक कलर यहाँ पे और दूसरा कलर यहाँ पे, हमें अलग अलग कलर अलग अलग सतह पर दिखाई देंगे, उसे ही क्या कहते हैं हम, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों पृथक हो सकते हैं क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं, यानी कि दो अलग अलग कलर है तो उनका कलर की रिएक्टिविटी भी अलग अलग होगी। इस वजह से क्या होता है कि ये दोनों ही अलग अलग जगह पर जाकर हमें मिलते हैं। ये क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी विधि होती है। फिर आता है मिश्रण को पृथक करने के तरीके। फिर इसमें हम पढ़ेंगे आसवन विधि। हमने 5 विधि पढ़ ली, छठी विधि आती है हमारे पास में आसवन विधि। दो संगठनों के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। ये विधि 2 या 2 से अधिक घुलनशील दो द्रव्य को अलग करने में के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, आसवन विधि। यानी कि जिनका क्वथनांक अलग अलग होता है और 2 से अधिक पदार्थ घुले हुए रहते हैं, उनके द्रव्यों को अलग करना क्या कहलाता है, आसवन विधि कहलाते हैं। फिर आते हैं क्रिस्टलीकरण। मूल सिद्धांत किसी मिश्रण में अशुद्धियों को दूर करने के लिए, कोई मिश्रण है उसमें अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोला जाता है और क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संगठन को पृथक करना क्या कहलाता है, क्रिस्टलीकरण कहलाता है। फिर आती है हमारे पास में कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। सबसे पहले इसका उदाहरण देखें तो नमक, जल का नमक में घुलना। फिर है मोम का पिघलना। ये क्या इसके उदाहरण होते हैं कि मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था का अंत क्या होता है, पदार्थ की अवस्था का अंत रूपांतरण तो होता है परंतु पदार्थ के संगठन तथा रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था का अंत रूपांतरण तो होता है, यानी कि उसके अंत में रूपांतरण तो हो जाएगा, पर क्या होगा, उसके रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मोम का पिघलना और नमक का घुलना, जल का नमक में घुलना, ये किसके उदाहरण होते हैं, भौतिक विधि के उदाहरण होते हैं। फिर आता है रासायनिक परिवर्तन, जो हमारे आज के टॉपिक का लास्ट है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि 2 चीज़ दी हमें और उससे हमने एक चीज़ का निर्माण कर दिया, वो हमारे पास में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। जैसे हम देखें कि लोहे पर जंग लगना, ठीक है, जंग लगेगी तो वो उसका क्षरण होगा तो वह थोड़े टाइम बाद में बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और वो क्या होगा, हमें टुकड़े टुकड़े के रूप में मिलेगा। तो ये किसका उदाहरण होता है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। कार्बन का जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनना, हमने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में जलाया तो हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, तो ये क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। ये था आज का हमारा लास्ट पेपर और ये था हमारी राष्ट्र परिभाषा। इसके साथ में हम समाप्त करते हैं आज का वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमें अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद।